आप सभी का स्वागत है एक बार फिर बिंदास खबरें में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कारोबारियों से बोले पीएम मोदी, मैं आपके साथ, आप एक कदम बढ़ाइए, सरकार 4 कदम बढ़ाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच देश में आर्थिक मोर्चे पर कई तरह की चुनौतियां हैं। केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII के सालाना कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कारोबारियों को भरोसा दिया कि वो उनके साथ हैं। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, सरकार 4 कदम आगे बढ़ाएगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, आज से दिल्ली में नो एंट्री। केजरीवाल के ऐलान के बाद बॉर्डर सील, सिर्फ पास वालों को मिलेगी एंट्री। दोस्तों आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन 5 का आज दूसरा दिन है। इसे अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। पिछले करीबन 2 महीने से देश भर में लागू पाबंदियां अब धीरे धीरे हटने लगी हैं। लेकिन इस बीच राजधानी दिल्ली में आसपास के शहरों से काम करने के लिए आने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि आज से अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली के बॉर्डर सील हैं। अब सिर्फ पास वालों को ही एंट्री दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस के मुताबिक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। इसी के तहत हरियाणा ने दिल्ली से सटे हुए अपने बॉर्डर को खोल दिया था, यानी कि लोग गुरुग्राम, फरीदाबाद से दिल्ली आ सकते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद ने दिल्ली से सटे हुए बॉर्डर को बंद ही रखा था। अब दिल्ली सरकार के फैसले के बाद बॉर्डर पूरी तरह से सील है, यानी कि दिल्ली में आसानी से एंट्री नहीं मिलेगी। अब सिर्फ दिल्ली में वो लोग ही आ पाएंगे जिनके पास प्रशासन द्वारा जारी किया गया पास होगा, या फिर वो जरूरी क्षेत्र में काम करते होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि देश में कोरोना के 8,171 नए केस, कुल मरीजों की संख्या हुई 1,98,000 के पार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में अब हर रोज 8,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 8,171 नए मामले सामने आए और इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर 204 लोगों की मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,709 लोग ठीक भी हुए हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अब देश में कुल मरीजों की संख्या 1,98,706 हो गई है। इसमें से 5,598 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि करीबन 50% यानी कि 95,527 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। अभी देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 97,581 है। पिछले कुछ दिनों में मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि मन की बात का जवाब देने पॉडकास्ट के जरिए जनता से जुड़ेंगे राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का मुकाबला करने के लिए पॉडकास्टिंग में अपना हाथ आजमा सकते हैं। यह जानकारी इस कदम से परिचित लोगों ने दी है। नाम न बताते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि अभी हम योजना के चरण में हैं और विशेषज्ञों के साथ बारीक बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं और उनसे पूछ भी रहे हैं कि कैसे इसके बारे में जाना जाए। पॉडकास्ट एक ऑडियो संदेश या चर्चा है जिसे डिजिटल रूप से स्थानांतरित किया जाता है। नेता ने दावा किया कि यदि इसे अंतिम रूप दिया जाता है तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का काउंटर होगा। वायनाड से कांग्रेस सांसद ने कुछ समय पहले अपना YouTube चैनल शुरू किया था। लॉकडाउन अवधि के दौरान इसका प्रमोशन शुरू किया गया। अब तक इसके 2,94,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि संविधान से इंडिया शब्द हटाकर सिर्फ भारत रखने की मांग, आज SC में होगी सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संविधान के पहले अनुच्छेद में ही लिखा है कि इंडिया यानी कि भारत। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब देश एक है तो नाम एक क्यों नहीं। ये मामला एक याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिस पर आज सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की दलील है कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है और इसलिए इसकी जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि याचिकाकर्ता का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करके इंडिया शब्द को हटा दिया जाए। अभी अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसकी जगह संशोधन करके इंडिया शब्द हटा दिया जाए और भारत या हिंदुस्तान कर दिया जाए। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। दोस्तों आप क्या चाहते हैं कि भारत का नाम इंडिया या भारत होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट कीजिए और जरूर बताइए। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि किसानों को बड़ी राहत, कर्ज के भुगतान में 3 महीने की मोहलत, ब्याज में 3% की छूट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक की गई। इस कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद
बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र तोमर ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में मीडिया को अवगत कराया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें किसानों को मिलने वाले कर्ज की अदायगी की समय सीमा में छूट और ब्याज में राहत भी शामिल है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने खेती और उससे जुड़े काम धंधों के 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक लोन के भुगतान की मियाद 31 अगस्त 2020 तक कर दी है। इस बढ़ी हुई अवधि में ब्याज में छूट का फायदा भी मिलेगा। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सीबीएसई ने शुरू की काउंसलिंग सेवा, परीक्षा से जुड़े सवाल पूछ सकेंगे स्टूडेंट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं के लिए टेली काउंसलिंग सेवा फिर से शुरू कर दी है। पूरे भारत में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में ये सेवा 1 जून 2020 से 15 जुलाई 2020 तक सप्ताह के 7 दिन सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे भारत में लाइव काउंसलिंग के लिए 73 काउंसलर और प्रिंसिपल उपलब्ध होंगे। हालांकि बोर्ड विदेशी स्कूलों में परीक्षा आयोजित नहीं कराएगा। बोर्ड ने बताया कि देश से बाहर ओमान, सिंगापुर, कतर, यूएई, सऊदी अरब, जापान, नेपाल, कुवैत और यूएस के छात्रों के लिए 21 वॉलंटियर की सेवाएं ली जा रही हैं। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा विदेश के स्कूलों में आयोजित नहीं की जाएगी। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कपिल सिब्बल का वार, 6 साल का परिवर्तन, मूडीज का डाउनग्रेड, कहां गए मोदी जी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महासंकट के बीच केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को 1 साल पूरा हो गया है। सरकार की ओर से इतना बड़ा जश्न तो नहीं मनाया जा रहा। हालांकि सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार जारी है। इस बीच अब कांग्रेस की ओर से सरकार पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके पीएम मोदी पर तंज कसा है। कपिल सिब्बल ने लिखा है कि 6 साल में परिवर्तन हुआ है, लेकिन मूडीज ने जीडीपी की रैंकिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। कांग्रेस नेता ने पूछा कि मोदी जी कहां गए। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि वांगचुक बोले, चीन को सिखाना है सबक तो सॉफ्टवेयर की तरह चिप भी बनाना जरूरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिक्षाविद और इनोवेटर सोनम वांगचुक ने मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स के बहिष्कार को लेकर मुहिम की शुरुआत कर दी है। इंडिया टुडे के न्यूज ट्रैक प्रोग्राम में वांगचुक ने कहा कि हमें अब प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है। प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ हमें दूसरे देशों को आमंत्रित करना होगा। बिना चीन के सपोर्ट के हम भी दूसरे देशों के साथ प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाने पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो चीन को सही जवाब मिलेगा। अभी तक हमारा फोकस सॉफ्टवेयर सेक्टर में ज्यादा रहा है, लेकिन अब हमें चिप भी बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए चीन बाजार पर कब्जा जमाए हुए है, उससे प्राइवेसी का भी खतरा है। इस बात को भी हमें समझने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आर्थिक पैकेज उन्हें दिया जिन्होंने अर्थव्यवस्था डुबोई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने आर्थिक पैकेज उन्हीं को दिया जिन्होंने अर्थव्यवस्था डुबाने का काम किया। इस पैकेज से मजदूरों, किसानों और गरीबों को क्या मिला? गरीब मजदूर भूखे मर रहे हैं, किसान आत्महत्या करने पर विवश है। भाजपा सरकार ने पिछले 6 सालों में अर्थव्यवस्था को पहले ही बर्बाद कर दिया था। कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था फ्री फॉल की स्थिति में है। कारोबार में भीषण मंदी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार जारी बयान में कहा कि सरकार आत्मनिर्भर होने की बात करती है, लेकिन आत्मनिर्भर होने का रास्ता नहीं बताती। ऐसा लगता है कि सरकार किसानों की जमीन निजी हाथों में देने पर आमादा है। डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर किसानों की हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और यह सब उद्योगपतियों को दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ना के लिए कोई जगह नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मार्च में आगरा के पहले केस से यूपी में कोरोना संक्रमण की दस्तक हुई। तब एक भी मरीज के इलाज की व्यवस्था नहीं थी। उस मरीज को दिल्ली भेजना पड़ा। फिर जिस तेजी से बीमारी ने पैर पसारे, उससे कहीं ज्यादा रफ्तार सरकार की रही। आज कोरोना के मरीजों के लिए देश में सर्वाधिक 1 लाख बेड प्रदेश में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम लड़ेंगे, बढ़ेंगे और जीतेंगे भी। यह रामकृष्ण, गंगा यमुना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधित्व वाला यूपी है। यहाँ संभावनाओं के लिए ना की कोई जगह नहीं है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 2036 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं पुतिन। संविधान संशोधन के लिए 1 जुलाई को वोटिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक और टर्म के लिए राष्ट्रपति की कुर्सी संभाल सकते हैं। इसके लिए संविधान में कुछ संशोधन करने होंगे। पुतिन ने इस संशोधन के लिए 1 जुलाई को राष्ट्रव्यापी मतदान कराने का ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सोमवार को अधिकारियों के साथ एक मीटिंग में पुतिन ने कहा कि रूस में कोरोना वायरस की रफ्तार अब धीमी पड़ गई है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर वोट कराने के लिए चुनाव अधिकारियों को अनुमति दी जा सकती है। अगर यह चुनाव पुतिन के पक्ष में जाता है तो वे 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। संविधान संशोधन पुतिन को अगले टर्म तक राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ करेगा। दोस्तों,
आपको बता दें कि संवैधानिक संशोधन की वोटिंग अप्रैल माह में ही होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए इसे टाल दिया गया था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।